नमस्कार। हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, भारत सहित पूरे विश्व में इस समय कोरोना की चपेट में हम सब हैं और हम सब में एक भय की स्थिति है। कोरोना वायरस है क्या और कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं? शासन प्रशासन अपनी ओर से काम कर ही रहा है, लेकिन इसकी लड़ाई में हम सबको साथ देना है। हम ये लड़ाई तभी जीत पाएंगे जब हम सब मिलकर इसमें अपना सहयोग देंगे। कोरोना क्या है, साथ ही अभी हम राजधानी रायपुर में देख रहे हैं पीलिया का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इन दोनों विषय के बारे में विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे। यदि आपको कोई भी सवाल इनसे जुड़े हुए करना है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। इस पर कॉल करें और अपने सवाल के जवाब पाएँ। अब हम आपको अपने विशेषज्ञों से मिलवाते हैं। हमारे साथ आज हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर सबा जावेद अली। डॉक्टर स्वागत है आपका। नमस्ते निशा जी। साथ ही हमारे साथ हैं एमडी मेडिसिन डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी। आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्ते निशा जी। सबसे पहले डॉक्टर अली, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस जो है ये एक फैमिली होती है वायरस की, कोरोना विरिडी करके जी। उसमें बहुत सारे वायरसेस आते हैं और कई तरह के वायरसेस हैं जो कि आम आदमियों में, हमारे लोगों के बीच में सांस से जुड़ी हुई जो इन्फेक्शन है वो फैलाते हैं जी। जो कि नॉर्मल जैसे हमारा फ्लू होता है, ज़ुकाम खांसी बुखार से लेके इवन गंभीर तरह के जो फेफड़ों के इन्फेक्शन है वो भी करते हैं जी। आमतौर पे ये जो वायरस है ये जानवरों में होता है, यानी उनमें चलता है जी। उनके अंदर ही सर्कुलेट होता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि अगर हम इन जानवरों के बहुत कांटेक्ट में आ जाएं, करीब रहें, तो ये एक तरह से जिसको कहते हैं स्पिल ओवर करना, वहाँ से ये आदमियों में, इंसानों में आ जाता है जी। तो अभी आपने जैसे देखा होगा कि कुछ साल पहले सार्स आया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 1 जी। और उसके बाद एक मर्स करके आया था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, कोरोना वायरस था वो भी, जो कि मिडिल ईस्ट में ने गल्फ कंट्रीज़ में फैला था और उसी तरह का अब ये नया वायरस है जी। जी। जिसको कि हमने सार्स कोरोना वायरस 2 कहा गया है नाम जी। और इससे जो बीमारी हो रही है उसको नाम दिया गया है कोविड। जी। कोरोना डॉक्टर वायरस अली, डिजीज। आपको रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम। जी जी, अपना नाम बताएं। आयुष शर्मा मैम। जी जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा एक सवाल है कि बाहर जाने पर नहाना जरूरी है क्या, यदि घर पे वापस आते तो? बाहर जाने समय आपका सवाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, एक बार फिर आप पूछेंगे? मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि हम बाहर जाते हैं तो उधर से फिर घर पे आकर नहाना जरूरी है क्या? जी जी जी। डॉक्टर चौधरी। आयुष जी, आपका जो सवाल है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो घर आके नहाना ज़रूरी है क्या, तो अगर आप नहीं नहाएंगे तो चल जाएगा, पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप किसी सब्जी मार्केट से आ रहे हैं या ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ थी, या ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे लिटरली कुछ लोग मिल के भी आपको मान लीजिए कि वहाँ पे कुछ आपको सामान बांट के आ रहे हैं, या आप ऐसी जगह पे जहाँ कुछ सामान बांटे जा रहे हैं अभी लॉकडाउन के समय पे, तो ऐसे समय पे आप कितने लोगों के कांटेक्ट में आए आपको नहीं पता है। और बेहतर है अगर आप आके नहा पाएँ। नहीं भी नहा पाते हैं तो कम से कम अपने हाथ अच्छे से साबुन से 20 सेकंड तक धोइए, पैर धोइए और चेहरा धोइए। जो कपड़े आप बाहर पहन के गए हैं ये आप कर सकते हैं कि आप बाहर पहनने वाले कपड़े अलग रख सकते हैं, या जो भी सामान्य कपड़े हैं उनके ऊपर आप एक जैकेट जैसा पहन के जा सकते हैं, जो घर में आते समय आप बाहर उतार सकते हैं और उसको धो सकते हैं। जी, यानी भीड़ भाड़ वाली जगह पे यदि आप निकल रहे हैं अभी लॉकडाउन के दौरान, तब आपको सावधानी बरतनी है और आकर जरूर नहाना है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप अस्पताल गए हैं किसी अपने मरीज को देखने के लिए, या आपका कोई परिचित इस तरह का भर्ती है और वहाँ से आ रहे हैं, तब भी आप इस प्रक्रिया को करें जैसे डॉक्टर चौधरी ने बताया। जी जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो नमस्ते मैम, मेरा नाम कुमारी सोनी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से। जी जी, सोनी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका?
मैडम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग गांव से हैं और तालाब जाते हैं नहाने के लिए, तो जैसे किसी को कोरोना वायरस हुआ है तो अगर वो तालाब में नहाती है तो क्या उस तालाब में भी वो कोरोना वायरस फैल सकता है क्या, और क्या दूसरों को भी हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है चौधरी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। सोनी जी देखिए, कोरोना वायरस कैसे फैल सकता है तालाब से या कॉमन सोर्स से फैल सकता है, इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुए हैं। पर जैसा कि कहा जा रहा है कि लॉकडाउन का समय है तो जितना हो सके आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। तो अच्छी बात है यह होगी कि आप तालाब में जाके सार्वजनिक रूप से ना नहाएं। आप पानी चाहे घर में लेके आएँ और घर में नहाएं। उस पानी को अगर आप चूँकि एक ऐसे सोर्स से ले रहे हैं जो कि कॉमन सोर्स है, तो उस पानी में आप कुछ समय के लिए क्लोरीन डाल के रखें और उसके बाद उसको साफ़ होने के बाद नहाएं, या उसको उबाल लें, उसके बाद ठंडा करने के बाद नहाएं। क्योंकि ये वायरस जो होते हैं, ये भी देखा गया है कि कई समय तक ये जो वायरस हैं हमारे मल मूत्र में भी दे पाए गए हैं। और इसके अलावा कोरोना के अलावा भी ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जो तालाब के पानी में नहाने से हो सकती हैं। तो हमेशा सिर्फ कोरोना से ही आपको नहीं बचना है, ये दुनिया में एकमात्र ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आपको बचना है। तो आप जब भी नहाएं तो हमेशा साफ़ पानी से ही नहाएं ताकि आप बाकी बीमारियों से भी बच सकें। जी, बहुत ही अच्छी बात है ये। और कोरोना के बारे में हम बात कर रहे थे, डॉक्टर अली ने जैसे बताया, तो डॉक्टर चौधरी हम आपसे जानना चाहेंगे कोविड-19 और कोरोना में क्या अंतर है? निशा जी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि सभा में हमने ऑलरेडी कहा कि कोरोना एक वायरस है जी। ये एक पुराना वायरस है जिसको बहुत लंबे समय से हम लोग जानते हैं, डॉक्टर्स सभी जानते हैं, और इसके पहले भी इसमें बीमारियां हो चुकी हैं। कोविड-19 जो एक नया वायरस आया हुआ है जो अभी पूरे विश्व में महामारी के तौर पे फैला हुआ है, तो वो है कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज़ 2019 दिसंबर से ये डिसीज़ चालू हुई, इसलिए इसको एक नाम दिया गया। जी डॉक्टर चौधरी जी। हाँ, तो यह बीमारी बाकी बीमारियों की तुलना में ऐसे अलग थी कि सार्स लिमिटेड था, चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाया था। मर्स जो था वो भी लिमिटेड था, वो मिडिल ईस्ट से बाहर नहीं फैल पाया था। पर यह SARS-2 या कोविड-19 ये लगभग पूरे विश्व को अपनी चपेट पे ले चुका है। और साथ ही यह भी देखा गया है कि इसके फैलने की दर काफ़ी ज़्यादा है जी। तो मृत्यु दर और फैलने की दर में अंतर ये होता है कि अगर कोई एग्जाम्पल समझिए कि कोई बीमारी सिर्फ 100 लोगों में फैली है और उसकी मृत्यु दर 25% है, तो 25 लोगों की ही मृत्यु होगी। पर अगर किसी बीमारी की मृत्यु दर 3% है पर वो 1 लाख लोगों में फैली है, तो उससे मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। तो चूँकि कोविड-19 की मृत्यु दर अभी एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है क्योंकि समय के साथ ये चेंज होती जा रही है, पर फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि सार्स या मर्स से कम है, पर फैलने वालों की संख्या ज़्यादा है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं। नमस्ते मैडम, मैं प्रीतम साहू भोरिंग महासमुंद से बोल रहा हूँ। जी नमस्ते प्रीतम जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा प्रश्न ये है सर, जैसे कोई कोरोना मरीज है जी, तो उसके पास हमको कितने समय तक जाना है, कितने दिन तक? इनका मतलब ये होगा कि अगर कोरोना मरीज है तो उसके पास जाना है या नहीं जाना है, कितने दिनों के बाद जाना है? देखिए, इस तरह के जो मरीज़ हैं जिनका कि पता चल गया है कि वो कोरोना से पीड़ित हैं, तो पहली चीज़ तो यह है कि इस तरह के मरीज़ों को आइसोलेशन में रखा जाता है, अलग रखा जाता है। और बिल्कुल भली भांति जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपने निर्देश देता है कि इनसे आप दूरी बना के रखें, इन्हें एक अलग कमरे में जो कि खुला हवादार हो उसमें रखा जाता है, अगर कोई लक्षण नहीं है तो। अगर लक्षण होता है तो इस तरह के मरीज़ों को सीधा जो गवर्नमेंट ने अस्पताल बनाए हैं कोविड के लिए डेजिग्नेटेड, वहाँ पे इन्हें रखा जाता है, वहाँ भी आइसोलेशन में। और जो लोग इनका ध्यान रखते हैं, जो भी स्वास्थ्यकर्मी इनके पास जाते हैं, उनको पूरे प्रोटेक्टिव, जिनको हम लोग इक्विपमेंट्स बोलते हैं, मास्क है, हुड है पूरा, पैरों में पहन के कवर्स हैं, ग्लव्स हैं, वो पहन के ही उनके पास आप जा सकते हैं। तो एक तरह से आम आदमी इनके पास ना जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, देखना है तो दूर से आप देख सकते हैं जब तक कि वो पूर्णतः स्वस्थ ना हो जाए। जैसे कि उनकी जो रिपोर्ट आती है, जो टेस्ट के बाद 2 टेस्ट जब तक नेगेटिव ना आ जाए और गवर्नमेंट बता देती कि हाँ अब इसमें कोरोना नहीं है, वायरस ख़त्म हो गया है, तब उनको वो घर के लिए डिस्चार्ज करते हैं। बिल्कुल। तो सही बात यही है कि ऐसे मरीजों से आप दूरी बना के रखें और ज़रूरी पड़े जाना ही है तो आप मास्क पहन के जाएं उनके। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। मेरा नाम हेमंत कुमार देवांकर है। जी हेमंत जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? क्या कोरोना वायरस हवा में फैलता क्या मैडम?
जी, हवा में फैलता है, क्या जानना चाह रहे हैं? हेमंत जी, यह बात तो अभी है कि कोरोना वायरस हवा से ही फैलता है, ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। इसका मतलब है कि अगर आप छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो आपकी छींक या खांसी के साथ जो थूक के कण उड़ते हैं, छोटे छोटे कण, उससे कोरोना वायरस हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह कण 3 फीट या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 फीट के बीच में हवा में रहते हैं, फिर धीरे धीरे ज़मीन में बैठ जाते हैं। तो हवा के अलावा यह सतह से भी फैलता है, क्योंकि यह जो कण होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ये कुछ समय के बाद नीचे सतह पे बैठ जाते हैं। अगर आप उन हाथों से कोई भी चीज़, चाहे वो मेज है, ज़मीन है या कोई भी ऐसी चीज़ों को छुएंगे और उसके बाद उन हाथों को अपने चेहरे पे या अपने आँखों के पास या उसमें सांस नाक के पास लेके जाएंगे तो आपको बीमारी हो सकती है। हवा से और सतह से, दोनों से फैलता है। पर इस वायरस यह भी ऐसा नहीं है कि सामान्य हवा में सांस लेने से आपको फैलेगा। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जैसा डॉक्टर चौधरी ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं जब हम बोलते हैं, छींकते हैं या खांसते हैं तो जो निकलती हैं जी, उनसे ये फैलता है। और जैसा इन्होंने बताया कि सतह पे जम जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं कांटेक्ट के थ्रू, आपने उसे टच किया और फिर वही हाथ आपने नाक में, मुंह में या आँख में लगा लिए, तो ये एरिया जो होते हैं हमारे शरीर के, वहाँ जो है वो ओपन है, तो डायरेक्ट ये वायरस अंदर चला जाएगा। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं कि आपको 1 मीटर की दूरी बनाए रखना है। जगह जगह पे सरकार बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि आप बाहर भी अगर जा रहे हैं तो 1 मीटर की दूरी बनाए। तो वो यही वजह है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो 1 मीटर 3 फीट की दूरी तक जाते हैं, फिर सेटल डाउन हो जाते हैं। जी, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो बार बार ये कहा जा रहा है कि हाथ धोना, तो हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ आपने कहाँ हाथ लगाया और वो कहाँ इन्फेक्टेड था, लोग थूक देते हैं। आजकल सरकार ये भी लोगों से आग्रह कर रही है कि कृपया ना थूकें। जी, डॉक्टर अली, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, मैं नया रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रकाश गुप्ता बोल रहा हूँ। जी गुप्ता जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, डॉक्टर अनिमेश चौधरी से मेरा सवाल है जी। गवर्नमेंट ने जो अभी आरोग्य ऐप लॉन्च किया है, हाँ जी, तो ये किस तरह से मदद करता है? क्योंकि जब तक सारे कोरोना पेशेंट या इन्फेक्टेड लोग उसको यूज नहीं करेंगे जी, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे आसपास में कोई पेशेंट है कि नहीं है? और दूसरा सवाल ये था इसी से जुड़ा हुआ कि आजकल जो बात चल रही है एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट्स की, जी जी, ऐसे कोरोना पेशेंट जो जिनमें लक्षण नहीं दिखते हैं, हाँ जी, तो उनसे कितना खतरा है और कैसे बचाव हो सकता है? ये 2 सवाल डॉक्टर अनिमेश से। जी, प्रकाश जी, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आपके दोनों। पहले मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि जो असिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट हैं वो पहले से ही जानकारी में थे और इसीलिए बोला जा रहा था कि लोगों को घर में रहें। घर में रहने के 2 फायदे होते हैं। यदि आपको कोरोना या ऐसी कोई भी फ्लू संबंधी बीमारी है तो आपसे वो दूसरों को नहीं होगी, और अगर आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, दूसरों को है, पर तब भी अगर आप घर में रहते हैं दूसरों से आपको नहीं होगी। तो अगर आप घर में बाकी लोगों से डिस्टेंस बना के रहते हैं तो आपको कोरोना या कोई भी फ्लू की बीमारी नहीं होगी। यह एक सोशल डिस्टेंसिंग का मेन कारण है जी। असिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट के बारे में ऐसा है कि कोई भी मरीज जो रहते हैं वो बहुत समय बाद लक्षण उनके सामने आता है, और कई मरीजों में कोरोना के बाद में भी लक्षण नहीं आता है, क्योंकि सामान्य फ्लू की तरह आता है और चला जाता है। ऐसा माना गया कि 80 से 90% केसेस में सामान्य फ्लू की तरह आएगा और चला जाएगा। कुछ ही लोगों में जो ARDS होता है, जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं रेस्पिरेटरी के, वो हो रहे हैं, और उनमें भी खासकर जिनको पहले से कोई बीमारी है, जो बुजुर्ग हैं, जिनको हार्ट की कोई बीमारी है या श्वसन संबंधी बीमारी है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में ऐसा है कि सरकार बार बार लोगों को बोल रही है कि आरोग्य सेतु ऐप यूज़ कीजिए। इसके 2 कारण हैं। एक तो इस ऐप में कोरोना से संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो सही हैं। आज इन्फोडेमिक है, बहुत सारी खबरें हैं जो गलत भी हो जा रही हैं। आरोग्य सेतु से आप यह देख सकते हैं कि उसमें वो खबरें सही हैं कि नहीं है। दूसरी बात, यह जो सरकार बोली कि आप सभी, हर कोई इस ऐप को यूज़ करे, तो अभी जो कोरोना संक्रमित है सिर्फ उनके लिए ये फ़ायदा नहीं कर रहा है। यह एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि आप एक निश्चित समय के अंदर कितने लोगों के कांटेक्ट में आए। तो भविष्य में अगर उस व्यक्ति को भी कोरोना होता है तो आपके फ़ोन में यह जानकारी सेव रहेगी कि आप उस पर्टिकुलर डे पे या उस पर्टिकुलर टाइम पे उस बंदे के संपर्क में आए थे, और सरकार आपको आराम से ढूंढ पाएगी और बोलेगी कि आप कुछ समय के लिए आइसोलेट हो जाइए, या फिर ज़रूरत पड़ने पर आपकी जाँच कर पाएगी। तो यह सिर्फ अभी के लिए नहीं है। आरोग्य सेतु जो ऐप है ये अभी के साथ साथ भविष्य के लिए भी है कि जैसे जैसे केस बढ़ते जाएंगे हम लोगों को ट्रेस करना आसान हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। हम इस बारे में और भी चर्चा करेंगे। अभी देख लेते हैं संदेश।
अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे भलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कोरोना के बारे में, साथ ही साथ हम आपको जानकारी देंगे पीलिया के बारे में भी। यदि आपको कोई भी सवाल करना है तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अभी हम उनसे पहले बात करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर। हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रतन सिंह ने काम है, सीनियर से बोल रहा हूँ। जी रतन जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी हेलो। हाँ जी पूछिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कोरोना का टेस्ट होता है जी, और उसको ले जाते हैं जी टेस्ट के लिए रायपुर। जी जी। और आदमी तो यही रुक जाता है, तो लेट लग जाता है वहाँ से रिपोर्ट आने में जी, है ना। और वो एक और वहाँ आके मतलब फैल जाते हैं ना, जैसे एक दूसरे से बातचीत हो और रिपोर्ट के आते थे तो कई आदमी से बात हो जाता है। बिल्कुल सही। नहीं जी जी जी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे पोलियो पिलाते हैं, तो पोलियो पिलाते हैं, इस टाइप का कोई दवाई नहीं है? जी चौधरी जी, ये जानना चाह रहे हैं कि टेस्ट का रिपोर्ट आने तक बहुत देर हो जाती है। अगर सुदूर जी गांव में कोई पेशेंट है या कोई व्यक्ति है जो अपना जांच कराना चाहता है, तो रिपोर्ट आने में काफ़ी देर हो जाती है और इस बीच वो कई लोगों तक वो फैल चुका होता है। तो कोई दवाई ये जानना चाह रहे हैं। इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो कोरोना के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो एक सामान्य दवाइयाँ ही हैं, जो कोरोना के जो लक्षण हैं उनका ही इलाज होता है। चाहे उसको आपको कोरोना हो चाहे सामान्य फ्लू हो, इलाज सेम चलेगा, इलाज में कोई अंतर नहीं आएगा। कोरोना की डायग्नोसिस बनाना और उन मरीजों को आइसोलेट करना, मतलब अलग रखना, इसका उद्देश्य ये है कि कोरोना भी बाकी लोगों में ना फैले, क्योंकि इसकी अभी प्रॉपर कोई ऐसी दवाई या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है जो सिर्फ कोरोना पे एक्ट करती हो। तो अगर हम इस बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बस इसका फैलना रोक के। तो कोरोना के इलाज के लिए कोई अलग से दवाइयाँ नहीं आई हुई है। आपको सामान्य सर्दी खांसी रहेगी, आपको सामान्य सर्दी खांसी और सामान्य बुखार का ही ट्रीटमेंट चलेगा। हाँ, अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आपको जब तक वो लक्षण खत्म ना हो जाए या जब तक आपके कहना चाहिए ड्रॉपलेट्स के द्वारा, खांसी के द्वारा कोरोना का वायरस बाहर आना बंद ना हो जाए, तब तक आपको अलग रखा जाता है। तो जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये आइसोलेशन वाला जो चीज़ है वो काम करती रहेगी। और रही बात दवाइयों की, तो कुछ दवाइयाँ अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, पर उसमें से अच्छी बात यह है कि जो मलेरिया की दवाई जिसके बारे में बहुत से लोग बात कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में वो दवाई बहुत लंबे समय से खाई जाती रही है, क्योंकि हम लोग एक मलेरिया प्रोन क्षेत्र हैं। हमारे यहाँ माना जाता है कोई भी बुखार जब तक आप उसको कुछ और साबित ना कर दें तब तक उसको मलेरिया माना जाए और उसकी दवाई दे दी जाए। तो हमारे जो गांव के लोग हैं, खासकर सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो वहाँ पे बुखार में ये क्लोरोक्विन की दवाई बहुत कॉमनली खिलाई जाती है। तो एक तरह से उनके अंदर ऐसा माना जा रहा है, एक हाइपोथेसिस है, उनके अंदर बाकी लोगों की तुलना में कोरोना के प्रति थोड़ा ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता है।
और ये एक अच्छी बात है। जी जी। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगी कि जैसे उनका सवाल था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कैसे बच सकते हैं, तो डॉक्टर चौधरी ने बताया कि अभी तक इसके खिलाफ कोई सही यानी जो दवा है अभी तक नहीं आई है। हाँ। तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, सेल्फ क्वारंटीन करना। अगर हमको लग रहा है कि इस तरह के लक्षण हैं तो हम खुद ही को अपने आप को अलग रखें, ज़्यादा लोगों से ना मिले। यही एक तरीका बचता है दूसरों में फैलने से बचाने का। और इस पर हम बात भी कर रहे थे, सामाजिक दूरी की जो आपने बात छेड़ी थी, उस पर एक बार फिर से हम आना चाहेंगे। उस पर मेरा ये कहना है कि जैसे कि ये फैलने का जो इसका तरीका है उसी पे ये सोशल डिस्टेंसिंग बनी है कि जो कोरोना वायरस है ये जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू निकलता है ये 1 मीटर तक और 3 फीट तक जो है इसका कहा जाता है कि ये फैलता है और फिर सेटल होता है। तो इसीलिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें कहा गया है कि कम से कम आप 1 मीटर की दूरी बना के रखें, भीड़ से बचें। और अगर लक्षण आपको लगते हैं, जब तक आपका टेस्ट नहीं आया है, आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करके रखें, निर्देशों का पालन करें जो स्वास्थ्य विभाग आपको दे रहा है, ना मिलें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं, किसी त्यौहार उत्सव एक जगह ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। तो इन निर्देशों का अगर आप पालन करते हैं तो खुद को तो बचाते ही हैं, और किसी से कांटेक्ट हो सकता है, आप अपने परिजनों को भी बचाते हैं। जो आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जो जिनके लिए ज़्यादा ये स्थिति जो है गंभीर हो सकती है। आम युवाजनों में तो इम्यूनिटी अच्छी होती है फाइट करने की, तो उनमें ये बीमारी जो है थोड़ा सर्दी जुकाम होके ठीक भी हो सकती है, जैसे डॉक्टर चौधरी ने कहा। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं घर के, और ख़ास तौर से वो लोग जिनको के कुछ साथ में और बीमारियां, हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, किडनी की प्रॉब्लम है, या कोई कैंसर के मरीज़ हैं, तो उन लोगों को हमारे बचाने का यही तरीका है कि हम डिस्टेंसिंग रखें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर चौधरी, जैसे कि मैडम ने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है अच्छी होनी चाहिए, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है निशा जी, वो कोई एक दिन में डेवलप नहीं होती है, वो तो आपके आचार और जीवन शैली पर निर्भर करती है। तो सबसे पहली चीज़ होती है खान पान। आपका खान पान जो है पौष्टिक होना चाहिए। जितना जंक फूड या फास्ट फूड आप अवॉइड कर सके अवॉइड कीजिए। लॉकडाउन का एक बहुत सही समय है अपने अंदर झांकने का और अपनी जीवन शैली सुधारने का। तो आप इस समय कोशिश कीजिए कि आप घरों में ही कितने पौष्टिक तत्व बना सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा नींबू यूज कर सकते हैं, जो साइट्रस फूड होते हैं। विटामिन सी बोला जाता है कि कोरोना से बहुत अच्छा है, पर विटामिन सी किसी भी इम्यूनिटी से लड़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी भी ऐसी बीमारियां जिसमें इम्यूनिटी डिपेंड करती है, लड़ने के लिए अच्छा होता है। तो आप साइट्रस फ्रूट ले सकते हैं, नींबू, संतरे और जो भी चीज़ें हैं खट्टी। आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि खाने पीने में आप थोड़े थोड़े समय में खाइए और आधा पेट खाइए, ताकि आपको बार बार क्रेविंग ना हो खाने की। डॉक्टर चौधरी, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरा सवाल था मैडम। जी, नाम पहले बताएं अपना। मैं मोतीदास मानिकपुरी बोल रहा हूँ, बड़ौदा बाजार से। जी जी, मानिकपुरी जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम, अपन जैसे दूध वगैरह मंगाते हैं जी, या मार्केट से केला से लेते हैं, तो उसमें कितना मतलब अपने को डर है जी, संक्रमण होने का खतरा कितना बना रहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानिकपुरी जी ने जो पूछा है उसमें मैं इस चीज़ को जोड़ना चाहूँगा जो हमारा आज का विषय था कि हेपेटाइटिस भी फैल रहा है। जी जी जी। तो एक्चुअली हेपेटाइटिस फैलने का मतलब कोरोना के साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि हेपेटाइटिस फैलने का भी एक प्रमुख कारण ये होता है कि हम बाहर से जो चीज़ें खरीदते हैं उनमें कई बार वो गंदे पानी से धुली हुई रहती हैं, तो गंदे पानी से ही हेपेटाइटिस भी फैलता है। तो ना केवल कोरोना, जब भी आप बाहर से कोई भी चीज़ लाएँ, चाहे आप दूध का पैकेट लाएँ, चाहे आप फल या सब्जी लाएँ, उनको अच्छे से साफ़ पानी में अच्छे से धोएँ और उनके बाद ही उसको उपयोग करें। अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ को धोएंगे तो उससे उसके ऊपर जो भी अपशिष्ट है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कोई भी गंदगी है, वो साफ़ हो जाती है और आप उसको सुरक्षित रूप से यूज कर सकते हैं। जी, डॉक्टर अली, अभी जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने हमें सबको ये कहा है कि भाई मुंह पर जब भी आवश्यकता हो, एक तो घर से ना निकलें, अगर आप जा ही रहे हैं बाहर तो मुंह को ढक कर आप रखें। उसके लिए आप रूमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गमछा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉटन के कोई भी मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मास्क का इतना ज़्यादा लोगों को क्रेज हो गया है कि हर कोई मास्क यूज़ कर रहा है। तो किसे यूज़ करना चाहिए, किसे मास्क जो बहुत ही ज़रूरी है, हम ये इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि जैसे जो मास्क हैं ये
अलग अलग तरह के प्रकार के होते हैं। जी। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप कॉटन के बने हुए कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका रिस्क कितना है जी संक्रमण के लिए। तो जैसे आम पब्लिक है, नॉर्मल उसमें जा रही है, कोई सामान खरीदने बाज़ार वगैरह जा रहे हैं, आप कपड़े का मास्क बिल्कुल पहन सकते हैं। भीड़ भाड़ के उसमें जा रहे हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। घर में आप जैसा बताई गई विधि है उसमें आप 2 मास्क बना लीजिए सूती कपड़े के, एक को पहनिए, ला के गर्म पानी में धोइए, सुखाइए, फिर दूसरा इस्तेमाल करिए। ये एक तरीका है जी। एक दूसरा ये है कि जो वो लोग जो कि इस तरह से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं, डायरेक्ट अस्पताल में हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं वहाँ पे जो है, जो हमारा ट्रिपल लेयर, जो 3 लेयर का सर्जिकल मास्क होता है वो, और दूसरा होता है N95 रेस्पिरेटर जिसको हम लोग कहते हैं, ये 2 तरह के मास्क चलते हैं वहाँ पे भी। फिर इसमें अलग अलग वो है कि जो बिल्कुल पेशेंट के साथ कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, जिसमें कि पेशेंट को हम लोग जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसे मशीन पे डालते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं, या किसी पेशेंट का कोई प्रक्रिया करने जा रहे हैं जिसमें कि निकलने वाले उसके नाक से या मुंह से ड्रॉपलेट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल N95 मास्क जो होता है वो पहनना होता है। और बाकी लोग जो हैं वो ट्रिपल लेयर जो हमारा सर्जिकल मास्क तो उनको बहुत जरूरी है, तो उनको पहनना चाहिए। आम लोग जो है साधारण मास्क पहन सकते हैं। N95 क्या कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि वो इस तरह से इसको यूज करके। जी डॉक्टर अली, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? कीर्तन कुमार चौहान बोल रहा था, रायगढ़ से। जी जी चौहान जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम जी, जैसे मेरे को पूछना था जी, घर में जैसे बुजुर्ग लोग रहते हैं जी, तो उनको बीपी रहता है, शुगर रहता है, तो बुजुर्ग लोगों को फैलने का डर रहता है, या फिर जैसे आजकल नौजवान लोगों को भी पेनक्रियास का प्रॉब्लम रहता है, क्रेटनिन का प्रॉब्लम रहता है, तो उन लोगों को फैलने का भी ज्यादा डर रहता है क्या? जी इसके बारे में हमने वैसे अभी जानकारी दी है। वैसे डॉक्टर चौधरी एक बार और हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, कोरोना वायरस, या फिर मैं बोलना चाहूँगा कोई भी बीमारी, ये जो एक समय है यह अपने आप को समझने का समय है कि आप हर बीमारी से बचने की कोशिश करें। तो कोरोना वायरस या कोई भी बीमारी ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है जिनकी उम्र ज़्यादा हो, क्योंकि उम्र के साथ साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। साथ में जिनको सांस की, किडनी की, डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ हों, या जिनको पैंक्रियाज की, आपने बोला यंग लोग जिनको पैंक्रियाज की बीमारियां हो या किडनी की बीमारियां हो, तो ऐसे सभी व्यक्ति हमेशा ही, जब ये कोरोना का संकट टल जाएगा तब भी सामान्य फ्लू या बाकी बीमारियों से भी ज़्यादा ये हमेशा इनको रिस्क ज़्यादा रहेगा। सामान्य फ्लू इनको हमेशा निमोनिया करा सकता है। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि ये समय से अपनी दवाइयाँ लें, समय से अपनी जाँच कराते रहें। जो भी बीपी या शुगर के मरीज हैं वो समय समय पर अपना शुगर या बीपी चेक करते रहें। अभी जितने भी हैं IMA और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे हॉस्पिटल ने टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई है। बहुत सारे डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स भी अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर चुके हैं जी। अगर आपको लगता है कि जो भी आपने जांच की हुई है, बीपी की, शुगर की, कुछ भी, वह एक जो सामान्य जो लिमिट है उससे नीचे है या उससे बहुत ज़्यादा है, तो आप संबंधित डॉक्टर से व्हाट्सएप या फेसबुक में संपर्क कर सकते हैं जी। और अगर वह बोलते हैं उसके बाद ही आप उनको जाके हॉस्पिटल में दिखाइए। अभी इस समय जहाँ तक हो सके सिर्फ टेलीमेडिसिन का सहारा लीजिए जी। और इसके पहले जैसे कि डॉक्टर चौधरी आप रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में भी जानकारी दे रहे थे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपने उपाय भी बताए। एक सवाल हम ये भी करना चाहेंगे कि लोगों को क्या सावधानी रखना चाहिए ताकि कोरोना और पीलिया ये दोनों से बच सकें? आप दोनों से जानना चाहेंगे डॉक्टर अली। जहाँ तक कोरोना का सवाल है उसमें जो सावधानी बरतनी है जी, नंबर 1 पे है हाथ आपके बार बार धोना जी, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है कि ये गिरता है, सतह पे जम जाता है, आपने वहाँ पे एक स्वस्थ व्यक्ति ने उसको हाथ लगाया, उसके हाथ में आ गया। और जो हमारे हाथ होते हैं ये इसको ट्रांसपोर्ट यानी फैलाने के सबसे बड़े साधक होते हैं जी जी, सबसे बड़े साधन होते हैं। तो इसीलिए बार बार आपको हाथ धोने की ज़रूरत है जी। हाथ धोना भी सही तरीके से, जिसको कहा जाता है पूरे 20 सेकंड तक, 20 सेकंड तक आपको हाथों को रगड़ना है, ऐसे नहीं कि सिंपल बिल्कुल। और उसके जो 6 स्टेप्स होते हैं जगह जगह बताए गए हैं, वीडियोज़ भी कई अवेलेबल हैं उस तरह से। और हाथ धोने के लिए
आप साबुन और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लिक्विड हैंड सोप है, सॉल्यूशन है, वो यूज़ कर सकते हैं। ना हो तो आपका जो नॉर्मल साबुन है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। नहीं है, आप बाहर जा रहे हैं, बार बार आपको बीच में सैनिटाइज करना है, तो आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर में जो है हमारे एल्कोहल बेस्ड हैंड रब होते हैं, जिनमें कि कहा गया उनका आपको वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल तरह तरह के आ गए हैं मार्केट में, लेकिन उनके अंदर क्या मौजूद है जो इसको ख़त्म कर सकता है वो भी देखना ज़रूरी है। बिल्कुल, खरीदते समय। तो उसमें ये है कि 60% तक अल्कोहल होना चाहिए, उससे ज़्यादा, और या 70% आइसोप्रोपेनॉल होता है वो होना चाहिए, और 20 सेकंड तक आपको बराबर हाथों का फ्रिक्शन जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे जल्दी से करके आप निकल गए, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये एक एनवेलप्ड वायरस है, इसमें कवरिंग होती है बाहर, और वो क्या होती है, लिपिड की होती है, फैट की, और जब साबुन उसके ऊपर काम करती है तो वो उसको घोल देती है, तो वायरस का अंदर से निकल आता है और वो निष्क्रिय हो जाता है। तो इसलिए हाथ धोना जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको, आजकल के जो हालात चल रहे हैं कोरोना के, इसमें जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपने अननोन सरफेसेस को, जैसे आप घर में या हॉस्पिटल आप गए, हैंडल्स को आपने टच किया, या सीढ़ी आप चल रहे हैं तो रेलिंग्स को आप अवॉइड करें, सार्वजनिक स्थानों पर जा रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पर उसके बाद आके आप बार बार अपना हैंड रब जरूर करें या हैंड वॉश जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर चौधरी, पीलिया से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? पीलिया भी, जो पानी से फैलने वाला पीलिया है, वो भी एक वायरस की ही बीमारी होती है। तो सबसे पहले हाथ धोना इसमें भी काम आता है। उसके अलावा जो भी आप सामान बाहर से सामान ला रहे हैं, फल सब्जी दूध का पैकेट, उसको अच्छे से साफ़ पानी से धोइए। पीने का जो पानी घर में आप यूज़ कर रहे हैं उसमें क्लोरीन की टैबलेट डालिए, गवर्नमेंट अब प्रोवाइड करा रही है, या फिर अगर क्लोरीन की टैबलेट उपलब्ध नहीं है तो उस पानी को उबालिए, उसके बाद ठंडा करके यूज़ कीजिए। पानी को, अगर जो हेपेटाइटिस का वायरस है या कोरोना वायरस है, ये बहुत कमज़ोर वायरस होते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये वायरस बहुत जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसा कि मैडम ने बताया। तो बस आपको ध्यान देना है, और इन्हीं सब छोटी मोटी सावधानियों के थ्रू आप आराम से पीलिया से भी बच सकते हैं, कोरोना से भी बच सकते हैं। जी, आप दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो आज आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे, और कोरोना और पीलिया जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम शासन और प्रशासन के साथ सहयोग करके इसको दूर भगा सकते हैं। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।